सो अगेन वी आर बैक इन पार्ट 7। दोस्तों काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बेसिक बेसिक समझ रहे हैं, फिर भी इतने पार्ट बन रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझते रहेंगे। अब चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें और डीपली समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक 6 पार्ट नहीं देखे हैं सो मोस्ट वेलकम, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वॉच आउट करिए और डीपली समझिए इस चैप्टर के बारे में क्या है। अब यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एंशियंट अथॉरिटी अब ये है क्या। बहुत सारे लोग जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि क्या सर ये लोग एलियन थे या नहीं थे। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने जिस तरीके से अलग अलग टाइप की पोइट्रीज़ बनाई, अलग अलग टाइप के मोहरे बनाई, वेट बनाए, ब्रिक्स बनाए और इवन बहुत सारे टाइप की ब्रिक्स बनाए, और इसका प्रोडक्शन सिंगल सेंटर कहीं हो सकता है। दूसरी बात, कहीं कहीं पे हमने देखा कि ईंटों के साइज़ सेम हैं। उसके बाद हमने ये सारी चीज़ें जम्मू से लेके गुजरात में जितनी भी हमें साइट्स मिली उन सब के अंदर हमें लगभग सेम टू सेम देखने को मिला। तो इस हिसाब से क्या पूरी की पूरी जो हड़प्पा सभ्यता थी, पूरी की पूरी जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसके अंदर क्या कोई ऐसी एंशियंट अथॉरिटी थी जो पूरी हड़प्पा वासियों को चलाती होगी। क्योंकि हम अगर कुछ चीज़ें देखें जो नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली के नेशनल म्यूज़ियम में पड़ी हुई हैं और लोथल से कुछ चीज़ें ली गई है, तो उसमें भी अगर आप देखो तो मिट्टी के बर्तनों को भी इतने अच्छी तरीके से बनाने के बाद इसके ऊपर किस तरीके से कलाकारी की गई है ताकि ये मिट्टी का बर्तन भी अच्छा लगे। तो इतना सोच समझ के चीज़ें बनाने के लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने किसी ना किसी की मदद तो ली होगी या कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया होगा। तो इस हिसाब से इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को ऐसा कहा जाता है कि मे भी शायद से वहाँ पे या तो कोई राजा ज़रूर होगा जो इस पूरी चीज़ को कमांड करता होगा, या हिस्टोरियंस ने ये पता लगाया कि हमें कुछ ऐसे सेटलमेंट्स भी मिले जो स्ट्रैटेजिकली मतलब पोजीशन के हिसाब से देखे जाए तो अलग अलग लोकेशन पे बेस तो हैं, लेकिन ज़्यादातर वो पानी के पास ही पाए जा रहे हैं, ज़्यादातर पानी के पास पाए जा रहे हैं। दूसरी बात, लेबर जो थी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ज़रूर मोबिलाइज़ करती होगी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ज़रूर जाती होगी, ईंटें बनाती होगी और ईंटें बनाने के बाद वो प्लेटफॉर्म्स दीवारें भी बनाती होगी। और सोचे से कितने लेबर्स, कितनी ईंटें, कितनी क्यूबिक टन मिट्टी लगी होगी इतने बड़े सेटलमेंट्स को बनाने के लिए। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा कैलकुलेशन भी दे रखा है कि हर दिन 150 क्यूबिक मिट्टियाँ खोदी जाती होगी, लगभग इतने सारे लाख लोग एक साथ आके काम करते होंगे। अगर इतने परसेंटेज के लोग भी इतने काम कर रहे हैं और इतनी ईंटें बना रहे हैं तो इतने कितने टाइम में इतनी सारी ईंटें बनी होगी। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी हमें बता रही है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए वो यही है कि हु ऑर्गेनाइज दीज एक्टिविटीज़। ये सारी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करता कौन था? कोई ना कोई तो करता ही होगा ना। तो अगर कोई ना कोई करता था तो कौन करता था? तो एंशियंट अथॉरिटी के हिसाब से तीन सबसे बड़े क्वेश्चन आते हैं। या तो इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई भी रूलर नहीं था इस सोसाइटी के अंदर और ये बस भगवान के नाम पे चलती होगी, या तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता होगा कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजा हमें देखने को मिलते थे, और या तो पूरे के पूरे हड़प्पा वासियों का सिर्फ एक इंडिविजुअल एक राजा होता होगा और इसी के कमांड पे सारे लोग चलते होंगे। जैसे आज की डेट में पीएम सबसे बड़ा है, उसके नीचे हर स्टेट के सीएम हैं और उसके नीचे ग्राम पंचायत या लोकल सरदारियाँ होती है। तो मे बी हड़प्पा वासियों के साथ भी ऐसा देखने को मिला होगा, लेकिन मे बी दिस इज़ ऑल अबाउट मे बी, नथिंग इज़ श्योर, नथिंग इज़ वेरी ट्रू अबाउट दैट। तो ये थोड़ा फोकस करिएगा। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी में जब आंसर पूछा जाए कि आपसे पूछे कि सेंट्रल अथॉरिटी, केंद्रीय प्रशासन किसके पास होता होगा, तो ये तीन सबसे बड़े हिस्टोरियंस के द्वारा क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि या तो पूरे समाज में कोई राजा नहीं होगा, या तो हर जगह पे अलग अलग राजा होंगे, या तो एक ही राजा होगा जो सारे डिसीजंस लेता होगा। तो ये सबसे बड़ा इशू हमें देखने को मिला है। हमें एक पोटा शिवा मतलब एक बंदे की इमेज मिली है, इसे हम कहीं ना कहीं बोलते ये हैं कि ये वहाँ का शायद से शासक होगा, इसीलिए मूवियों के अंदर कुछ ऐसा इसको दिखाने की कोशिश करी गई है। तो ये थोड़ा सा है।
हड़प्पा वासियों की अगर हम कब्रों को खोद के देखें तो उससे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे कि उनका ड्रेसिंग सेंस कैसा था, वो स्क्रप्चर्स कैसे बनाते थे। उसके अंदर हमें कॉटन के भी हमें प्रूफ देखने को मिले कि कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल भी करते थे, तो ये बहुत बड़ी बात इन्फॉर्मेशन है। ड्रेसिंग सेंस का स्टाइल हमें कहीं ना कहीं अलग अलग मूर्तियों से, चाहे वो कॉपर की बनी हो, ब्रॉन्ज की बनी हो, स्टोन्स की बनी हो, स्टेटा टाइप्स की बनी हो, रेड स्टोन से बनी हो, टेराकोटा से बनी हो, इन सभी से अगर हम देखें तो उनसे हमें ड्रेसिंग सेंस पता चलता है, जिसको काफ़ी हद तक मूवी के अंदर कॉपी करने की कोशिश भी करी गई थी। तो ये थोड़ा सा हमें समझ में आता है। दूसरा, हमें एक एक व्यक्ति मिला था जिसको हमने देखा कि उसका हाथ टूटा हुआ है, लेकिन अगर हमने उसको कलरिंग करके देखा और उसको एआई के ग्राफ की मदद से बनाने की कोशिश करी तो इसे प्राइस्ड किंग के नाम से बोला जाता है। और हमें एक योगिक पोस्चर के टाइम पीरियड पे हमें एक राजा भी देखने को मिला जिसके चारों तरफ पे अलग अलग एनिमल्स थे। याद रखना, यूपीएससी के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन आया था कि आप बताइए कि अगर यौगिक पोस्चर के अंदर अगर कोई मिला तो उसके आसपास में कौन कौन से जानवर थे। राइनोसोरस, बोफेलो, गॉड, टाइगर एंड एलिफेंट। उस आपसे पूछ लेगा क्या इसके अंदर लॉयन था, तो आप लिखोगे नहीं था लॉयन। ठीक है, तो ये पूछा हुआ है। मे बी दिस ईयर एनसीईआरटी पूछ ले इसके ऊपर, तो ये ज़रूर फोकस करना। लेकिन हाँ, ये है कि एक राजा की मूर्ति मिली है। मे बी ये राजा हो सकता है, इसकी दाढ़ी अच्छी है, इसने एक शॉल पहना हुआ है, बाजूबंद पहना हुआ है, सर पे कुछ पहना हुआ है। तो ये काफ़ी हद तक इजिप्शियन से मिलते हुए लोगों की कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। लेकिन हमें इस मूर्ति से ड्रेसिंग सेंस तो समझ में आ जाता है कि ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा था, तो उसी को मूवी में दिखाने की कोशिश करिए। अब दो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिले जिससे हमें इनका थोड़ा सा रिलीजियस फीचर्स देखने को मिलता है। कालीबंगन और लोथल के अंदर हमें सेक्रीफाइस की गई हुई फायर ऑल्टर देखने को मिलती है। सेक्रीफाइस की गई फायर ऑल्टर का मतलब होता है अग्निवेदी, जिसमें मे भी शायद से पूजा वूजा करते होंगे। इसका प्रूफ तो हमें यहाँ पे देखने को मिला था। मोहनजोदारो के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे हमें क्या मिला था, ग्रेट बाथ टब। इससे ये प्रूफ होता है कि शायद से रिलीजियस प्रैक्टिस ज़रूर करते होंगे। लेकिन हड़प्पा वासी पूरी तरीके से श्योर नहीं थे कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ यही किया करते होंगे या इस पे ही पूरी तरीके से डिपेंड रहते होंगे। दे आर नॉट श्योर अबाउट दिस, तो इस पे थोड़ा फोकस करिएगा। लेकिन फिल्मों के अंदर यहाँ पे यही दिखाने की कोशिश करी गई है कि ये वहाँ पे रिचुअल्स परफॉर्म करते थे। ये ऐसा फिल्म मेकर के बंदे को लगता है, बट आई एम नॉट श्योर, हिस्टोरियन श्योर नहीं है। बस ये एक कहानी है जो आपको मूवी के थ्रू समझाने की कोशिश करी गई है। बट हाँ, दिस मूवी विल हेल्प यू सो मच टू अंडरस्टैंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, आपको काफ़ी कुछ समझा देगी। तो आप ज़रूर देखिएगा। अब ऑफकोर्स मनगढ़ंत कहानियाँ हैं थोड़ी एनसीईआरटी के अंदर जो समझनी है, जैसा कि सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हुई, यानी कि अगर हड़प्पा वासी इस धरती पे आए थे तो चले कैसे गए। जैसा कि इस धरती पे एलियन आए और हमें पता नहीं चला कब गए, क्यों गए, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं पता चला। ऐसे इतनी पुरानी सभ्यता है, इतने सारे राजा थे या राजा नहीं था या एलियन था, हमें कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन बस ये हिस्टोरियन बताते हैं कि अगर हड़प्पा सभ्यता के लोग ख़त्म हुए होंगे तो कारण क्या है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, वनों की कटाई बहुत बड़ी मात्रा में हो गई होगी, तो पेड़ पौधे पक्षी जानवर सब मर गए होंगे, तो इसीलिए शायद से सभ्यता ख़त्म हो गई होगी। और बहुत बड़ी मात्रा में बाढ़ आ गई होगी। मूवी के अंदर तो बाढ़ दिखाई गई है कि बाढ़ आई थी। और दूसरा, या तो ज़मीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ होगा, या तो आर्यन जो लोग थे उनका आक्रमण हुआ होगा और इनके पास कुछ भी नहीं था और इसलिए मर गए होंगे ये लोग। तो बड़ा ही अजीब सा है, लेकिन क्या करें, हमें समझना ज़रूरी है। दूसरा, ज़मीन ने या नदी ने अपना रास्ता बदल लिया होगा, तो ये काफ़ी हद तक बाढ़ से ही संबंधित है। तो ये आपने समझना है थोड़ा सा, ठीक है। तो अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। आप अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, ताकि आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझ में आती रहे। रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, कब तक याद रख पाओगे। समझना है तो लाइफ टाइम तक याद रखोगे चीज़ों को, ठीक है। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।